बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और फिर से ख़राब गले के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये सीज़न जो है ना व्यूअर्स, बड़ा ही टफ़ रहता है बहुत से लोगों के ऊपर, बट अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा फेवरेट सीज़न ऑफ द ईयर क्या होता है तो वो सर्दियाँ होती हैं। आई लव द कोल्ड, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर्दियाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि अच्छा खासा बीमार करके निकलती हैं। 2024 का, इस साल का ये इंशाल्लाह आखिरी एपिसोड है और कल ज़िंदगी रही तो जब आपसे मुलाकात होगी तो हम 2025 के नए एपिसोड नए साल के साथ अपने प्रोग्राम का कल आगाज़ करेंगे। लेकिन गुज़रे हुए कल के बारे में बात करना ज़रूरी होता है। एक चीज़ जो मैं सोच रही थी कि ये साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कैसा रहा, उस पर रिफ़्लेक्ट करना ज़रूरी है। होता यह है कि व्यूअर्स, नया साल आता है, हम न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस तो बना लेते हैं, उस पर हम कल बात करेंगे, लेकिन नए साल में आपने क्या चीज़ें करनी हैं उसको डिसाइड करने से पहले, कंसिडर करने से पहले, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि पिछले साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उससे मुख्तलिफ हम क्या कर सकते हैं। आज मैंने एक पोस्ट लगाई, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पता नहीं आप लोगों ने कभी वो हॉरर स्टोरी सुनी हैं या देखी हैं जिनके अंदर लोग कहते हैं कि यार मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरी आँख खुल गई, डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं जागी हुई हूँ या जागा हुआ हूँ, लेकिन सर्जरी चल रही थी और मुझे पता चल रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैंने लिखा आज सुबह कि दिस ईयर फेल्ट लाइक बीइंग अवेक ड्यूरिंग सर्जरी, कि ये जो पिछला साल गुजरा है ये ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ऑपरेशन हो रहा है और ओपन सर्जरी हो रही है और आप जागे हुए हैं। लेकिन उसके नीचे मैंने ये लिखा, ग्रेट ईयर वर्क एंड फैमिली वाइज, अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली और काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अच्छा साल रहा, लेकिन फिज़िकली वो एक मुख्तलिफ कहानी है। तो मेरा मतलब क्या था इससे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहा क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन। तो मैंने कहा आज आपको बता देती हूँ। असल में व्यूअर्स, जब बीमार होती हूँ या किसी तकलीफ़ में होती हूँ, खांसी ज़ुकाम भी इस टाइप की चीज़ हो या कोई सीरियस चीज़ भी हो, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं करती हूँ कि मैं पोस्ट लगानी शुरू कर दूँ और लंबी लंबी वो कहानियाँ सुनाऊँ, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, बट बिकॉज जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि इफ़ आई एम फीलिंग सिक तो मैं बेहतर होने पे तवज्जो दूँ और जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको मुकाऊँ। सोशल मीडिया पे पोस्ट इसलिए नहीं लगाती क्योंकि फिर सारा वक्त आपका गुजर जाता है लोगों को बताते और समझाते हुए कि हुआ क्या। लेकिन जस्ट अगर पिछले साल की बात करूं, लास्ट ईयर रमज़ान से अगर बात का आगाज़ करूं, तो रमज़ान में इधर स्टूडियो में अंदर आ रही थी, भागती भी आ रही थी, मेरी अपनी गलती थी, हील्स पहनी हुई थी, पाँव स्लिप हुआ, दोनों पाँव आसमान में गए और धड़प करके मैं ज़मीन पे जाके गिरी तो हिप बोन, बैक की जो बोन है, वो हिप की और बैक की बोन दोनों राइट एंड लेफ़्ट साइड से फ्रैक्चर हो गई, और जो टेल बोन होती है, जो बिल्कुल एंड की हड्डी होती है, जो इस तरह करके आपकी एंड की होती है, वो मेरी इस तरह करके जे शेप पे हो गई। हंसी हमें इस बात पे आती थी सबको कि चलो मेरे नाम के साथ ही इनिशियल मैच हो गया टेल बोन का। ये हुआ, उसकी रिकवरी अच्छी खासी लंबी थी, एक्सरसाइज की 3 महीने तक इजाज़त नहीं थी, फिजियोथेरेपी 6 हफ्ते के बाद शुरू हुई, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, ट्रांसमिशंस मेरी जो रमज़ान की थी दोनों कंटिन्यू हुई और अल्लाह का शुक्र है वो टाइम भी निकल गया। और आई रिमेंबर उस दौरान ड्रामे की भी शूट चल रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, थोड़ी सी उधर से रिकवरी हुई तो फिर मेरी कुछ एक मेजर सर्जरी हुई, कुछ ऐसे रसौलियाँ मिली जिनके बारे में ख़दशा था, उनको चेक किया, सारा कुछ वटेवर वो रिमूव हुई, वो भी बड़ी मेजर सर्जरी थी, उसमें भी रिकवरी में कोई प्रॉपर टाइम 3 महीने लगा। फिर उसके बाद गिरी हाथ पे, बड़ा फाइनली 6-7 महीने बाद एक्सरसाइज की इजाज़त हुई, बड़ी एक्साइटेड होके साइकिल पे चढ़ गई और मैंने कहा ओके साइकिलिंग आज से शुरू करेंगे। लो जी, ये बात कहनी को थी कि विद इन फ्यू मिनट्स पाँव अड़ा, साइकिल में उतरते हुए वो पाँव अड़ा और मैं जाके गिरी और डायरेक्ट अपने इस हाथ पे गिरी और यहाँ पे फ्रैक्चर आ गया। ये पूरा साल मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि फ़िज़िकली टुट्टा भज्जा गुजरा है तो ये बात गलत नहीं होगी। तो 2-3 चीज़ों का एहसास हुआ कि जान है तो जहान है, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें उसके लिए शुक्रगुजारी भी दिखानी चाहिए और उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। अब व्यूअर्स, उम्र का भी एक तकाजा होता है, वक्त के साथ हमारी बॉडी का वेयर एंड टेयर होता है, हज़ार और चीज़ें होती हैं। जब हम अपनी सेहत का नहीं ख्याल रखते तो फिर उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इतनी ज़्यादा हैवी मेडिकेशन, मॉर्फिन बेस्ड मुझे पेन किलर्स दिए जा रहे थे,
कॉन्स्टेंटली जो है मुझे स्टेरॉइड्स दिए जा रहे थे पेन मैनेजमेंट के लिए और जनरली। अच्छा, फिर बीच में ब्रीदिंग के भी 2-3 दफ़ा प्रॉब्लम्स हुए। तो व्यूअर्स, इतनी दवाइयाँ ली कि उन दवाइयों से मेरा मैदा उड़ गया। सो जो आपका निज़ाम हज़म होता है उसके जब दवाई लेते हैं तो वो पेट में भी जाती है, आपके इंटेस्टाइन्स में जाती है, आपके गुर्दों में जाती है, आपके जिगर में जाती है, उसके भी असरात होते हैं। सो ये साल पिछला अल्हम्दुलिल्लाह काम, फैमिली, बाकी सब मामलात में अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन सेहत के मामले में ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ सोची कि नेक्स्ट ईयर की जो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होंगी उसमें सेहत से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर मैं डिसाइड करूँगी और उसको फॉलो थ्रू भी करूँगी। सो आपके लिए 2024 कैसा गुजरा, आज मैं चाहूँगी कि आप भी कॉल करके हमारे साथ शेयर करें। देखिए, अल्लाह का बड़ा करम है, अच्छे साल भी गुजरते हैं, बुरे साल भी गुजरते हैं, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ना अच्छा वक्त ना बुरा वक्त, लेकिन पॉजिटिवली आगे बढ़ना और जो बुरा वक्त भी गुजरा उसमें से जो अच्छी चीज़ें थी उस पर फोकस करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। व्यूअर्स, हम वक्त के साथ साथ ज़रा नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, हमारी सोचें, हमारे बिहेवियर, हमारे रद्द-ए-अमल ज़रा थोड़े नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर लोग साल के एंड में डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं कि यार इस साल में जो सोचा था वो नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन जो करोड़ बुरी चीज़ें हो रही थी वो भी तो नहीं हुई ना व्यूअर्स। सो बीइंग पॉजिटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गुजरे हुए वक्त को आप बदल नहीं सकते, हाँ आने वाले वक्त के लिए उस गुजरे हुए वक्त के थ्रू तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या हुआ, तो हमारे प्रोग्राम में ही हमने फ़ैशन वीक्स किए जिसमें डिफरेंट फ़ैशन ट्रेंड्स को डिस्कस किया, डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। फिर जहाँ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमने शायद वर्ल्ड कप नहीं जीता हमारी रेगुलर टीम ने, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया और वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तानी ड्रामों को अगर देखें तो वो भी बहुत ग्रो हुए, ड्रामों में को इतना ज़्यादा पसंद किया कि ना सिर्फ यहाँ पे बट उम्रो अयार भी। फिर इंटरनेशनल लेवल की बहुत सी मूवीज़ प्रोड्यूस हुई जिसकी ऑलरेडी प्रमोशंस एक द मार्शल आर्टिस्ट की चल रही है। फिर उम्रो अयार, न्यू बिगिनिंग, जो फैंटेसी से रिलेटेड, हमारी फोकलोर से रिलेटेड एक बड़ी ब्रिलियंट एक प्रोजेक्ट आया इंटरनेशनल फोरम के थ्रू और पाकिस्तान में उसकी बड़ी अच्छी रिलीज़ रही। हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली ऑल थ्रू, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह 2025 जो है वो इससे भी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। कोशिश करें कि 2025 में हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, और याद रखें कि 2024 हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। जो हमने गलतियां की, जो हमने नेगेटिव चीज़ें की, वो गुजर गई। नेगेटिविटी को रिपीट नहीं करना, कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। यही बेसिक चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं गुजरे हुए वक्त से। व्यूअर्स, सेलिब्रेशन का कोई भी मौका हो सकता है। यहाँ पे एक बात ज़रूर बड़ी क्लियरली आपके साथ शेयर करूँगी कि ऑब्वियसली हमारे लिए एज़ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए नए साल का आगाज़ फ़र्स्ट मुहर्रम उल हराम से होता है और वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में एक वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से 31 दिसंबर को न्यू ईयर्स ईव होती है शाम को, और 1 जनवरी को नए साल का वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से आगाज़ होता है। और हम कोशिश करते हैं हर मौके को सेलिब्रेट करें, हर मौके से सीखने की अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें। सो आज 2024 हमारे सब गेस्ट के लिए और सब लोगों के लिए कैसा गुजरा ये भी हमने डिस्कस करना है, और लास्ट ईयर से सीखा क्या, एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तानी ड्रामे हो गए, हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो गई, उसमें हमने किस किस्म की ग्रोथ या डाउनफॉल देखा। एक गिला मैं ज़रूर करूँगी किचन की तरफ बढ़ने से पहले और अनम का पॉइंट ऑफ व्यू लेने से पहले कि व्यूअर्स, जहाँ पाकिस्तानी ड्रामों में और फिल्मों में हमने एडवांसमेंट देखी, वहाँ पे टॉक शोज़ में, मैं ख़ुद भी टॉक शो होस्ट हूँ, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, टॉक शोज़ में इम्प्रूवमेंट के बजाय थोड़ा सा मैंने नेगेटिविटी का आंसर बढ़ते हुए देखा, जहाँ पे दूसरे आर्टिस्ट के बारे में नेगेटिव बातें, उनका मजाक उड़ाना, उनके काम की तनकीद करना। व्यूअर्स क्रिटिक्स करें, समझ आती है, हमारे व्यूअर्स अपनी राय दें, समझ आती है, लेकिन अपनी ही बिरादरी के लोग अपने कॉलीग्स और अपने कंपेटिटर्स के ख़िलाफ़ नेगेटिव बात करें, ये मुझे बात कुछ समझ नहीं आती।
दूसरी बात, जब मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन किया, पीटीवी पे काम करना शुरू किया, मैं प्राइवेट सेक्टर से ही आई थी, लेकिन मुझे हमारे जो जनरल मैनेजर साहब है कैसर शरीफ साहब, अब ही इज़ द जीएम माशाल्लाह, हमारे पीएम भी रह चुके हैं, प्रोग्राम मैनेजर, बट उस वक्त मेरे प्रोड्यूसर थे, सीनियर प्रोड्यूसर थे। कैसर साहब ने हमेशा एक ही बात मुझे समझाई कि जुगन, आपके प्रोग्राम के अंदर, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम होस्ट कर रहे हो, जो मेहमान आपके शो में आया है उसको आपने उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त देनी है जितनी आप अपने घर आए मेहमान को देंगे। बाहर के ममालिक में तो ये भी कहा जाता है कि जो मेहमान है वो खुदा का भेजा हुआ एक तोहफ़ा होता है आपके घर में, और हम लोग भी यही चीज़ कंसिडर करते हैं बीइंग फ्रॉम द ईस्टर्न कल्चर। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो गेस्ट आए उसको रिस्पेक्ट दे, प्लस किसी की ग़ीबत ना करें, किसी की दिल आज़ाई ना करें, किसी को के बारे में बुरी तरह बात ना करें। मुझे बड़ी दफ़ा लोग कहते थे कि यार हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, हम कैसे उनकी बात ना करें। तो उसका हल हमने ये निकाला कि आप ज़रूर बात करें, लेकिन आपने किसी का नाम नहीं लेना, किसी प्रोडक्शन हाउस, किसी एक्टर, किसी एंकर, किसी मॉडल, किसी फैमिली मेम्बर। आपने अगर फैमिली की भी किसी बंदे की बात करनी है तो आपने फैमिली मेम्बर का नाम लेके ये नहीं बताना कि मेरा जो सगा भाई है, जो मिडल वाला भाई है, उसने मेरे साथ ऐसे किया। नेगेटिव बातें लोगों के साथ जोड़ के नहीं करनी, क्योंकि ना तो ये गुनाह मैं अपने साथ लेना चाहती हूँ और ना ही आपको लेना चाहिए। देखिए, जो चीज़ दो लोगों के बीच में होती है वो दो के बीच में होती है। जब आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, स्टेट चैनल पे आके पब्लिसाइज कर देते हैं तो ना सिर्फ आप उस बंदे की इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने गले कितना बड़ा गुनाह ले रहे हैं। दो लोगों की बात जो दो लोगों और एक रब के बीच की थी, उसको आपने एक्सपेंड करके एक तमाशा डाल दिया। व्यूअर्स, किसी की बुराई करके, किसी के बारे में नेगेटिव बातें करके अगर आपने पॉपुलैरिटी हासिल करना है तो उसके पीछे आपकी नीयत ही ख़राब है, और नियतों और अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो क्यों अपने अमल नेगेटिव करने हैं, नेगेटिव चीज़ें करके, जैसे कि अपनी इंटेंशन को नेगेटिव करके। व्यूअर्स, हम इतने अच्छे काम ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन वो दो तीन इतने बुरे और नेगेटिव काम करके हम अपनी सारी अच्छाइयों को बर्बाद कर देते हैं। सो 2024 से अगर कोई चीज़ हमने सीखनी है तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का दिल नहीं दुखाना। हमने जितने पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ सकते हैं लेके बढ़ना है। अल्लाह हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और दूसरों के लिए भी। मेरी बहुत ही प्यारी सी लाडो रानी छोटी बहन शैफनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, न्यू ईयर ईव तो अभी दूर है। हाँ। आप न्यू ईयर ईव के दिन ही इतनी तैयार हो गई, तो न्यू ईयर पे कितनी तैयार देखिए, वो क्योंकि मैंने आज आना था ना, तो फिर मैंने कहा मैं तो अपनी सेलिब्रेट कर लूँ ना आज ही आपके साथ न्यू ईयर ईव, तो इस वजह से। और आपको पता है कि ये जगह जो है बिल्कुल मेरे घर की तरह है, तो मैं ऐसे ही आज रेडी होके आई हूँ जैसे मेरे घर के अंदर आज एक फेस्टिवल है और हम उस फेस्टिवल को एंजॉय करने लगे। बट होना यही चाहिए। Exactly. हम हमेशा हमेशा बड़े तमाशों का वेट करते हैं कि कोई बड़ा सीन होगा तो हम करेंगे। कपड़े अगर पड़े हुए हैं अलमारी में, अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं, तो पहन लो, एग्जैक्टली। थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लो, खुश हो जाओ। भाई, आपस में सेलिब्रेशन क्या दूसरों की सेलिब्रेशन से कम है? बल्कि अपनों और आपस में तो ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो लोग जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, अगर आप उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और रही बात कपड़ों की, तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो फ़लाँ फेस्टिवल आएगा तब मैं ये पहनूंगा, मेरा ख्याल है कि इंसान को ना डू डाई वाली सिचुएशन करनी चाहिए। बस जो है वो पहन लो, अपनी लाइफ को इंजॉय करो। बिल्कुल। तो मैं तो यही करती हूँ। और आपको पता है कि मेरा आपके साथ तो एक प्यार का लेवल ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं अभी अपनी जर्नी, आप बात कर रही थी तो मैं अपनी जर्नी को रिकॉल कर रही थी। लास्ट ईयर, जैसे कि मैं मतलब जर्नी तो अपनी जगह जी जरूर वो डिस्कस करना, लेकिन स्पेशली आपने लास्ट ईयर पे भी फोकस करना है, जो लास्ट या यही साल का जी 2024 कुछ अनमा हम कभी नहीं ग्रो कर सकते बिल्कुल जब तक हम हर रोज गुजरे हुए कल पे रिफ्लेक्ट ना करें। बिल्कुल रिफ्लेक्ट करें, ये नहीं कि फंस जाए। वो भी तो लोग होते हैं ना, फंस ही जाते हैं कल में, आगे बढ़ नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के अंदर ना, जब आप अभी जैसे बात करी थी कि आपने रेजोल्यूशन बनानी, मैं अगर अपनी जो पीछे की जर्नी को अगर देखूँ ना, तो मेरा जो लास्ट ईयर मतलब 24 जो गुजरा है ना, वो मैं आपकी बात से इतना रिलेट कर रही थी। वो मैं ये रिलेट कर रही थी कि करियर वाइज माशाल्लाह
बहुत अच्छा। सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे लिए थी, मैं मिड ऑफ द ईयर दोबारा से मैंने मॉर्निंग शो ज्वाइन हमने किया इसको घसीट के वापस और बुला लिया। मेरे लिए वो इतना खुशी का टाइम कुछ था। एक्चुअली चीज व्यूअर्स मैं जरा एक्सप्लेन करती जी, हूँ जी, जी, व्यूअर्स को। जी। असल में व्यूअर्स होता ये है कि अगर हमारे पीटीवी के किसी शो में एक शेफ जो हैं वो जा रहे हैं और अगर वो 2 शोज एक ही सेंटर से रहे हैं सिमिलर, राइट? Exactly. हमारा वीकेंड का और ड्यूरिंग द और फिर ड्यूरिंग द वीक मैं करती हूँ, वीकेंड पे सुंदस करती हैं। अब हम एक ही टीम है एक तरह से, राइट? Exactly, जी। उनका वीकेंड होता है, मेरे पास ड्यूरिंग द वीक होता है। तो अगर हमारे सारे लोग एक जैसे दोनों शोज में आ रहे होंगे तो फिर शो में कोई यूनिकनेस नहीं रहती। Exactly. तो एक ही अंडरस्टूड चीज़ है कि भाई वहाँ के फिर लोग वहाँ पे हैं, यहाँ के हैं, हम सबकी दोस्ती है, हम सब एक दूसरे से प्यार बिल्कुल करते ऐसा ही है। हैं। बड़ी मिन्नत तरले करके मैंने अनम को वापस लिया। मैंने कहा लेकिन ओरिजिनली तो अनम ने मेरे पास स्टार्ट किया था, बिल्कुल ऐसा जिसमें ही। मुझे कहा गया कि तुम छोड़ के गई थी ना, बिल्कुल। तो अनम वहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब तुम वापस आ गई हो तो हम क्या करें? मैं कहा यार प्लीज दे दो लेकिन वो वापस। भी हमने एक टाइम पीरियड पूरा गुजारा, हमने बड़ी पी काटी। पूरा एक टाइम 1-1.5 साल मेरा ख्याल है इतना ही तो गुजारा है। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आई फिर चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होना शुरू। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कि मैं ये आपके सामने बात कर रही हूँ, मैं ये ऑन एयर ये बात कहना चाहती हूँ, जितना स्किल्स मुझे अपने इधर इस सेगमेंट में या इस शो में दिखा सकती हूँ ना, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे इतना मार्जिन मुझे मिलता होगा। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द शेफ्स किचन। Exactly. हम लोग उसको कहते हैं जुगन्स किचन सिर्फ इसलिए क्योंकि हांडी में घुमा रही होती हूँ चम्मच, लेकिन एक्चुअली तो हमारे शेफ्स का किचन है। सो जैसे टुडे इट्स अनम्स किचन। ब्रेक के बाद पॉइंट ये है कि व्यूअर्स सिर्फ रेसिपी दे देना मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है। अगर हम खाने की बात कर रहे हैं तो फिर उसको कुछ तो रेसिपीज होती है कि आपने रेसिपी बता दी, तरीका बता दिया, मोर देन इनफ। बट हमारे शेफ्स की स्किल्स भी तो देखें। जैसे आज अनम 4 चीज़ें जी। 4 5 डिशेस चीज़ें बन रही हैं। 5 चीज़ें बनाएंगी इसी टाइम फ्रेम में, और ऑलरेडी 10:22 हो चुके हैं सुबह के। यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर, प्रॉबली उससे कम में, अनम जो है आपको 5 चीज़ें बना के देंगी। आप बना सकते हैं 1.5 घंटे के अंदर? कुछ लोग बना सकते हैं, बहुत से लोग नहीं बना पाते। सो अगर हमारे शेफ्स इतने स्किल्ड हैं और यहाँ पे इनके पास कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, खुद ही करना है। 15 मिनट के लिए मैं आती हूँ, मैं कर आके निकल जाती हूँ, बाकी फिर सारी चीज़ें उन्होंने खुद करनी होती है। प्लेटिंग हो गई, फाइनल लुक हो गई। सो द फैक्ट इज़ यहाँ पे फिर अपने जौहर दिखाने का भी मौका मिलता है आपको। एग्जैक्टली। तो फिर उस हिसाब से मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही काम के सिलसिले। और फिर मैं एक और बात कहती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स वो कौन सी ज़िंदगी होती है जो नहीं होती। लेकिन डाउन्स की मैंने बात करनी है Done. ब्रेक के बाद। डाउन्स की बात भी करेंगे और अगर टाइम मिला, क्योंकि रेसिपीज भी बहुत सी शेयर जी, करनी बिल्कुल है। ऐसा ही। सो मेन्यू एंड रेसिपीज ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे मेरे काम पे लगा दिया गया है एज़ यूजुअल, और चिकन का कीमा जो है वो मैं ऑयल में डाल चुकी हूँ। जी बिल्कुल। तो आज की जो हमारी सबसे पहली रेसिपी जो भी यहाँ पे जुगन आपी ने स्टार्ट की है वो है जी, हम बेसिकली डालना है? ये आप डाल दें, थोड़ा सा और डाल दें बस। बेसिकली हम बना रहे हैं स्पाइसी टमेटो सेसमी पास्ता। तो इसके लिए जो है इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके लिए पैने पास्ता का हम 1 पैकेट लेंगे जो कि बॉइल्ड होगा। साथ में इसमें कीमा जाएगा 1/2 kg। आप इसके अंदर जो है चिकन थाई का कीमा ऐड करें। साथ में नमक जाएगा हस्बे जायका, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चम्मच, टमाटो पेस्ट इसमें जाएगी 1 कप के करीब, केचप इसमें 4 खाने के चम्मच जाएंगे, तिल 2 खाने के चम्मच, और तेल इसके अंदर 1 कप के करीब जाएगा। बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि आज हमारे पास जो मेन्यू है वो बहुत लंबा सा है। यहाँ पे सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लेना है, और गरम करने के बाद आपने उसके अंदर चिकन डालकर अच्छी तरीके से उसको कुक करना है। इतना कुक हो जाए कि वो स्लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए। जैसे ही वो गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसके अंदर जो उसकी सीजनिंग है वो ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर जाएगा, साथ में इसके अंदर चिकन पाउडर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी जो क्रश रेड चिली है वो इसके अंदर जाएगी। साथ में हम इसको थोड़ी देर कुक करते रहेंगे ताकि मसाले के साथ जो है अच्छी तरीके से हमारे चिकन के अंदर एक
फ्लेवर आ जाए। फिर जब चिकन हमारा बिल्कुल कुक हो जाएगा, लाइक 90% कुक हो जाएगा चिकन, तो फिर हम उसके अंदर टमाटो पेस्ट रेडी करेंगे। टमाटो पेस्ट के लिए सिंपल, आपने टमाटर ले लेने हैं, साथ में ही आपने 1-2 हरी मिर्चें ले लेनी है, 1-2 पीस लहसुन के ले लेने हैं, उसमें सोया सॉस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा विनीगर, सोया सॉस डाल के आपने उसको इतनी देर पकाना है कि सारी चीज़ें बिल्कुल मैश हो जाए। और अगर थोड़ा सा रह जाए तो बेशक आप उसको ग्राइंडर में थोड़ा सा करके उसको थोड़ी देर और कुक करें। और उसके बाद ये सॉस आपने अपने कीमे में ऐड कर देनी है। कीमे में ऐड करने के बाद केचप जाएगी उसके अंदर, केचप डाल के उसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। साथ में वेजीज इसमें जाएंगी। वेजीज जो हैं वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर थोड़ी सी जो है कैबिज और साथ में कैप्सिकम और ग्रीन जो चिलीज़ हैं वो ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर मशरूम्स, कॉर्न्स सब वो भी ऐड कर सकते हैं, वो डालेंगे। लास्टली इसके अंदर जो है पेने पास्ता वो डालकर 1 से 2 मिनट इसको टॉस करेंगे, तो हमारा जो है वो स्पाइसी टमाटो सेसमी पास्ता जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात जी, हम इतनी रेसिपीज़ क्यों बना रहे हैं, आपको क्यों बता रहे हैं कि अक्सर लोग जो है न्यू ईयर्स ईव पे अपनी फ्रेंड्स फैमिली को इनवाइट कर लेते हैं, घर पे समझ नहीं आती कि क्या करें। तो अगर क्विक रेसिपीज़ चाहिए तो ये बड़े अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। थोड़ा सा अगर आपने देसी कुजीन से जो बाहर से आप मंगवाएंगे, जी, बेहतर है कि आप घर पे ही बना लें। अच्छा, इसके अंदर कोई मसाला जात अभी डाल दूं मैं? बस आप इसके अंदर आप डाल दें कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, थोड़ा सा सॉल्ट, वो साइड पे आपकी तरफ पड़ी, ठीक, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कुटी किया है। हुई जी, लाल मिर्च हाँ जी, ये तकरीबन आप काफ़ी है ना, थोड़ी सी और डाल दें ना कर। अच्छा, ये अच्छा, और अब इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर, हाँ, साथ में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि हमने चिकन पाउडर भी ऐड करना है। तो फिर क्योंकि केचप और जो मैंने सॉस रेडी की है टमाटो सॉस उसमें भी सॉल्ट है, तो आपने बहुत सॉल्ट को ध्यान से इसके अंदर ऐड ठीक है। और ये चिकन पाउडर, चिकन पाउडर ये पूरा ही डाल दूं? नहीं, थोड़ा सा, आधा, बस। अब आपने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। जैसे ही ये कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये टमाटो पेस्ट को डालकर, अच्छा, ये टमाटो पेस्ट डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि जो है इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। हमें इसके अंदर पानी का मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल हम लाइट सॉसी सा अपना जो है वो पास्ता को रखेंगे। अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, और जो अगली रेसिपी है वो मिनी नूडल केक है, तो साथ साथ उसको भी रेडी करेंगे। तो मिनी नूडल केक के लिए आपको चाहिए नूडल्स तकरीबन 2 पैकेट के करीब, कीमा इसके अंदर जाएगा तकरीबन ½ kg करीब, नमक हस्ब जायका, काली मिर्चें आधा 1/4 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, अंडे इसमें 2 अदर जाएंगे, और तेल इसके अंदर 1/3 कप के करीब ऑल ओवर यूज़ होगा पूरी रेसिपी के अंदर जितने भी हम केक्स बनाएंगे। बेसिकली ये जो केक है ये सेवरी साइड पर है, मतलब सॉल्टी हम इसको बना रहे हैं, नमकीन है, ये मीठी साइड पे बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इसका ज़रा देख लेना कि पता नहीं नूडल केक क्या बने लगा, तो इसको भी साथ साथ रेडी कर लेते हैं। अब इस स्टेज पे ना, जब थोड़ा सा आपका मीट ब्राउन हो गया, हाँ जी, और उसमें मसाले थोड़े रच बस गए, अब आप डालेंगे अपना ये वाला का सॉस। जी बिल्कुल, और अब ये सॉस डालकर आपने इसको थोड़ी देर कुक करना है, क्योंकि ये देखें ये वो प्रिजर्व सॉस नहीं है। इसको पकाने के लिए आपको कोई 2 से 4 मिनट का टाइम की ज़रूरत होगी। जैसे ही ये कुक हो जाएगा, अच्छा जुगन आप थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना आप सोया सॉस ऐड कर लें, ठीक है, 2 टेबलस्पून के करीब, बस। अब आ जाते हैं इस रेसिपी की तरफ। जितनी देर में ये हो रहा है यहाँ पे मैं ये स्टार्ट करती हूँ दूसरी रेसिपी को। अच्छा, हम हमारे पास हैं तकरीबन 3 पैकेट्स जो हैं वो इंस्टेंट नूडल्स के हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है? वही मैं इसकी रेसिपी ही की चीज़ें रेडी करके आपको देने लगी। अब इधर हम ये जो है 3 एग्स हम ले लेंगे। इसके अंदर जो हमारे साथ पास नूडल का जो टेस्ट मेकर आता है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको ठीक है, मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो ये हमारी नूडल्स हैं। ये नूडल्स सारी हमने इस एग के बैटर के अंदर डाल देनी है और अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। फिर सिंपल दूसरी साइड की तरफ मेरे पास कीमा है। कीमे को हमने पानी डाला था उसके अंदर, और उसको डालकर हमने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, सोया सॉस और विनेगर डाल के मैंने उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। अब सिंपल तरीका क्या है कि जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा, हम ये नूडल सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको मिक्स करेंगे। एक लेयर पहले नूडल की सेट करेंगे, उसके ऊपर कीमा डालेंगे, फिर नूडल की सेट करेंगे। तो ये ऐसे हो जाएंगे जैसे छोटे मिनी पैनकेक्स होते हैं, उस टाइप का इसकी एक लुक जो है वो रेडी हो जाएगी।
और यहाँ पे जो है इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई हो रही है। तो जितनी देर में ये हो रही है तो मैं अब चलती हूँ अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो इसके अंदर अपना क्या जी, करें? अब इसके अंदर ये नूडल्स हम ऐड कर देंगे सारे। जी, और अच्छी तरीके से इनको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के अंडा जो है ना इसके ऊपर जी, सारा, और अंडा बेसिकली इस वक्त क्या काम करेगा, अंडा बाइंडिंग का काम करेगा। उससे क्या होगा कि आप जब नूडल केक, मिनी केक्स बनाएंगे तो उसमें जो होगा आपका बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। एग्जैक्टली। अब ब्रेड रोल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ब्रेड रोल्स के लिए हमें डबल रोटी 1 अदद चाहिए, मतलब पूरी स्मॉल साइज़ की जो ब्रेड होती है वो। मुर्गी का गोश्त इसके अंदर 2 कप के करीब जाएगा। बॉइल्ड मायोनीज़ इसमें जाएगी 1 कप के करीब। नमक हस्बे जायका, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। जो है इसमें वेजिटेबल्स वो आपकी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। और तेल इसके अंदर जाएगा शैलो फ्राइंग के लिए। सिंपल, बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली जो है ना ये रेसिपी है। आपने सिंपल क्या करना है कि चिकन ले लेना है, उसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने उसके अंदर जो है वो ऐड कर देने हैं, एग्स ऐड कर दें, वो ऑप्शनल है। साथ में मेयोनीज आएगी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाल के आपने एक इसका सॉलिड सा बैटर एक रेडी कर लेना। फिर आपने इसके अंदर ब्रेड के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसकी फिलिंग करनी है। और फिलिंग करने के बाद आपने जो है अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के उसको शैलो फ्राई कर लेना है। अब इधर ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है हमारा डन है। आप इसके अंदर ये केचप ऐड कर दें। सही। और साथ में ये वेजीज ऐड करते हैं। ये केचप उतना ही पूरा सारा ये डालते हैं। हाँ जी, सारा डलेगा और ये वेजीज जाएंगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा आ जाएगा हाथों का काम। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे नूडल्स लेनी है। इसमें मैंने बिल्कुल माइनर सा ऑयल डाल के रखा हुआ है। हम इसकी जो है बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको कुक करना है। ज़्यादा आपने बिल्कुल भी इसको वो नहीं करना। आपने सिंपल एक लेयर इस तरीके से नूडल्स की सेट करनी है और उसके ऊपर आपने ये 1 टेबलस्पून के करीब जो है चिकन का कीमा जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरीके से। और आपने अच्छी तरीके से जो है उसको स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर। और ये आपके इस तरीके से जो है छोटे छोटे से मिनी पैनकेक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब सिर्फ इसमें कीमा ऐड करेंगे। आपने इसको ज़्यादा लोडेड नहीं करना। अच्छा, सेसमी कब डालनी है इसके अंदर हमने? बस अभी हम इसके अंदर डालेंगे और 1 मिनट सिर्फ आप इसको कुक कर लें। और फिर उसके बाद अब ये इसी तरीके से एक पतली लेयर जो है सिर्फ इसको कवर करने के लिए हम लगा देंगे उसकी, बस। और साइड्स जो है एग्जैक्टली इस तरीके से अब हम इनको कुक करेंगे बिल्कुल जब तक नीचे वाली साइड अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक हम बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो इसको टर्न नहीं करेंगे। तो इसका ये आपने ज़रूर एक चीज़ नोट करनी है कि जब तक अच्छे तरीके से वो कुक ना हो जाए तब तक आपने दूसरी चीज़ को, जब ये कुक हो जाएगी नीचे वाली साइड, वो ऑटोमेटिकली जो है वो साइड्स अपनी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी। अब पास्ता में जाएगा मिक्स हर्ब थोड़ा सा और साथ में इसके अंदर जाएंगे सेसमी सीड्स। आप सेसमी सीड्स जो है थोड़े से ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा सा जो है वो एक लुक आ जाती है। एग्जैक्टली, डेकोरेशन उसकी अच्छी हो जाती है। और अब आप बेशक जो है इसके अंदर वो पास्ता ऐड सारा डाल दूं? जी, सारा डाल दें। ये लो, और ये आपका पेने पास्ता इसमें चला गया। इस तरीके से जो है वो आप अपने बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हैं। अब इधर एक तरफ हम ये ब्रेड रोल्स बनाएंगे, साथ में एक मेरी रेसिपी रह गई है, वो है जी जो हमारे जो कोल्ड सैंडविचेस होते हैं, 1 बाइट कोल्ड सैंडविचेस, वो उसकी रेसिपी है। उसकी रेसिपी के लिए हमें स्मॉल ब्रेड चाहिए और स्मॉल ब्रेड के लिए आपने कॉर्नर्स उसके कट कर लेने हैं। आपने एग्स लेने हैं, अकॉर्डिंग टू 6 एग्स मैंने लिए हैं। 1 कप मायोनीज जाएगी उसके अंदर और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, 2 टेस्ट सॉल्ट हम उसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि इसमें आपने ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करना। और सिंपली आपने उसको मिक्स करना है। आप चाहें तो इसके अंदर क्यूकम्बर्स एंड टमेटोज़ वगैरह भी लगा सकते हैं, तो वो फिर एग एंड टमेटो सैंडविचेस आपके इजीली रेडी हो जाएंगे। तो ये आपने फिर अपने स्प्रेड अपने ब्रेड के ऊपर लगाना है और इजीली जो है आपके मिनी कोल्ड सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से जो है हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस कर लेना है और ये हो गया आपका मिनी नूडल केक्स जो हैं वो भी रेडी इस तरह। अब आप हल्के हल्के से जो देखेंगे इसके जैसे जैसे होते जाएंगे तो हम इसको बनाते जाएंगे। बिल्कुल।
हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि वो उसकी प्रॉपर जो है वो इसकी एक लुक निकल आए। ब्राउन क्रिस्पी। बिल्कुल। और ये ज़रा थोड़ा सा जो नूडल केक का काम है, ये थोड़ा सा ज़रा पेशेंस का काम है। इसके अंदर आपने थोड़े से अपने पेशेंस रखने हैं। ये इसी तरह ही बेक होगा। अब ये देखें कि इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी साइड्स छोड़ना स्टार्ट कर दी है, और 1 मिनट के बाद हम इसको जो है बड़े ही ध्यान से और एहतियात से हम इसको फ्लिप कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो एक बड़े साइज़ का भी जो है वो नूडल केक रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप छोटे छोटे करें, तो ये भी एक चीज़ है। तो ये हमारा पास्ता जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बिल्कुल। लास्टली हम जब इसको डिश आउट करेंगे तो हम इसके ऊपर जो है वो सेसमी सीड्स जो है वो डाल देंगे। इसमें चीज़ वीज़ कुछ नहीं डलती, अगर आपने डालनी है तो आप डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये आप एक सेकंड, ये हाँ जी, बस ध्यान से बहुत। यस, वाह जुगन आपी। जी जी। देखिए जी, ये इसकी फाइनल लुक इसी तरीके से बनेगी। इसी तरीके से स्लो आंच पे हम ये सारे जो है अपने मिनी पैनकेक्स रेडी कर लेंगे। अच्छा, इनको हम सर्व करेंगे ऑन साइड वेजिस के साथ। तो सिंपल मैंने वेजिस की रेसिपी जो है वो काफ़ी दफ़ा पहले बताई हुई है। तो अच्छा, आपने ना जब इसकी साइड चेंज करनी है तब आपने इसको हल्के हल्के हाथ से दबाते जाना है, क्योंकि इसके अंदर है अंडा, और अंडे को जब तक आप उसको हल्का सा प्रेस नहीं करेंगे तो उसके अंदर से अंडे का जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपने थोड़ा सा ज़रूर देखना है कि अंडे को करना चाहिए। तो आप बेशक पास्ता के नीचे जो है वो बंद करते हैं। फ्लेम हाँ बंद जी। कर देती हूँ, बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैंने ऑफ कोर्स ऑयल और डाला है। जी बिल्कुल, इसमें मैंने आपको बोला कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ऑयल इसके अंदर जाएगा, ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसके अंदर ऑयल डालते जाएंगे, इस तरह से हम मिनी जो है केक्स वो रेडी करते जाएंगे। बड़ी इनोवेटिव टाइप की एक रेसिपी है, और ये आप जो है जैसे कि क्विक रेसिपी है। और प्लस आप ये है कि ये आपको पता है कि बच्चों को भी बड़ा शौक होता है इंस्टेंट नूडल्स का, तो ये उनके लिए बड़ा ही एक अच्छा सा ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट के लिए हम जो है वो चले जाते हैं अपने ब्रेड रोल्स की तरफ। तो ब्रेड रोल्स के लिए हमारे पास ये चिकन है। जैसे ब्रेड रोल्स हमने फ्राई करने हैं जी, ना, वो हम फ्राई करेंगे। तो मैं आपको दे देती हूँ ब्रेड रोल्स के लिए। तो आप उसके अंदर जो है ना, मैं बनाती जाऊँगी तो फिर आप साथ साथ जो है बेशक फ्राई कर लीजिएगा उनको। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ पास्ता। अच्छा जी, ये इस बॉइल्ड चिकन है जिसको मैंने थोड़ा सा चॉपर में हल्का सा जो है वो कर लिया था, चॉप कर लिया था, ताकि एक थोड़ा सा फाइन चिकन की हमें एक जो है ना वो शेप मिल जाए इसके अंदर। अच्छा, ये कब और कहाँ निकालना है? ये अगर इसको ना एक दफ़ा फिर आप टर्न करेंगी तो ही ये कुक होंगे। इसको आप बेशक इसके अंदर निकाल दें। हाँ, एक दफ़ा, हाँ बस ये लास्ट टाइम होंगे कि ये अच्छे से जो है हमारे हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अंदर मैं थोड़े से ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, गार्लिक पाउडर का बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। ब्रेड रोल्स के लिए इसको मैं अब ऑयल डाल दूँ जी, इसके अंदर ऑयल डाल दें, या इससे बड़े वाला ले लें, उसमें डालें, इजीली ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, रख दीजिए। हाँ जी, सो ये सिचुएशन है। जी ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा, जब हमने चिकन बॉईल किया था तब भी हमने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड किया था। तो आपने बहुत, क्योंकि मायोनीज़ में अपने आप में भी सॉल्ट होता है, तो वो आपने ध्यान से ऐड करना है इसके अंदर। फिर इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। किसके ऊपर? ये इसके ऊपर बहुत ही माइल्ड आपने इसके अंदर जो है वो रखने हैं। आपकी सीजनिंग बहुत माइल्ड होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, सिंपल। अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, और ये एक सॉलिड टाइप का जो है आपका एक बैटर रेडी हो जाएगा। मैंने इसके अंदर थोड़े से एग्स भी डाले हैं। अगर आपको एग्स नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सा जो है उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करके मैंने ब्रेड लिया है, मिल्की ब्रेड लिया है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कितना डालना है ऑयल? डालें बेशक, हाफ करते हैं, बस बहुत है। ओके जी। अच्छा, इस साइड के ऊपर हम ये ले लेते हैं थोड़ा सा पानी। पानी की हेल्प से आपने हल्का सा जो है ना वो पानी लगाते जाना है अपनी ब्रेड को। इस तरीके से बिल्कुल लाइट हाथों से आपने पानी लगाना है, ताकि आपकी ब्रेड को जब आप एक शेप दें तो बहुत अच्छी सी उसको एक शेप आ जाए। इस तरीके से आपने ब्रेड को हल्के हाथों से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है।
सॉफ्ट करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जो हमारा बैटर है। बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसको ऐड करना है और इस तरह स्प्रेड करके आपने इसकी साइड्स को इस तरीके से बंद कर देना है। तो ये इस तरह से जो है आपके ब्रेड, आप इसको रोल कह लें या ब्रेड पफ्स कह लें, इस तरीके से ये रेडी हो जाएंगे। तो मैं 2-4 रेडी कर लेती हूँ, फिर हम इसको ब्रेड को एग और ब्रेड क्रम्स लगा के जो है, आप खाली जो है वो एग भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स लगाने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा सा तरह एक कलर और उसकी लुक बहुत अच्छी सी जो है निकल आती है आपके ब्रेड रोल्स की या ब्रेड पफ्स की। इस टाइम में आप इसके अंदर जो है चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपने इसकी साइड्स को जब बंद करना है तो बहुत हल्के हाथ से, मैं बिल्कुल भी प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं दे रही, बहुत माइल्ड प्रेशर मैं सिर्फ इसके ऊपर दे रही हूँ कि हल्के हल्के से जो हाथ से आपका जो है वो चिकन, इतनी अगर आप ज़ोर से ब्रेड को प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी बैटर है वो सारा आपकी ब्रेड में से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे हम ब्रेड रोल्स फ्राई करने लगे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए लो पॉइंट या हाई पॉइंट क्या था 2024 का? लो पॉइंट कुछ, अब मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ी पर्सनल लाइफ के ऊपर थोड़ा गई, लाइफ इतनी कोई अच्छी नहीं गई या इतनी कोई वाओ एलिमेंट नहीं रहा, बट मतलब जस्ट लाइक अ वाओ नहीं हुआ? हाँ, जस्ट लाइक अ वाओ नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था। बट मगर मेरी एक आदत है कि मैं ना किसी भी चीज़ की इतनी हाइप नहीं क्रिएट करती। ठीक है, गो विद द फ्लो वाली मैं इंसान हूँ, जो चल रहा है जैसा चल रहा है कोई बात नहीं, ठीक चल रहा है। अच्छा, खैर है। मेरे लिए एक हाईलाइट ज़रूर थी जो मैं ना मेंशन करूँ तो मेरे ख्याल से मेरा लास्ट ईयर ना मुकम्मल रहा होगा। हमज़ा यूनिवर्सिटी गया। एग्जैक्टली वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। एक तो होता है ना कि बच्चा चलो बाहर गया, बच्चा पढ़ने की यूनिवर्सिटी शुरू हो गई। एक होता है कि बच्चे को आपने इतना अरसा रेडी किया हो कि भाई पढ़ ले, लिख ले, कुछ कर ले, फिर मैं इसको बाहर भेजूंगी पढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो वो वाली जो एक मेरी ड्रीम थी, अल्लाह का बड़ा करम है कि वो पूरी हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि फैमिली वाइज एंड पर्सनली अल्लाह का शुक्र है सब मामलात अच्छे रहे। सिर्फ हेल्थ का एक इशू हुआ, वो भी कुछ इश्यूज़ हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो वक्त भी निकल गया। इस तरह बाकी सारे वक्त भी निकल ही जाते हैं। बट हमज़ा का यूनिवर्सिटी जाना, उसको जाके छोड़ना कॉलेज, वो पूरा एक्सपीरियंस, वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ और थी। मज़ेदार बात है कि जिस दिन जुगन आपी हमज़ा को छोड़कर आई थी एयरपोर्ट, उससे अगले दिन मेरा उनके साथ शो था, और वो एज अ मदर होने के तौर पे वो जो इमोशनल उनका वो जो था वो टाइम वो मैंने देखा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी इंसान की चीज़ें इस साल के अंदर, हर साल के अंदर एक चीज़ कोई ना कोई बहुत हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए वो बहुत हाईलाइटेड, और मेरे लिए जो लास्ट ईयर का हाईलाइटेड पॉइंट जो मेरे लिए मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे कि ये वक्त कभी हम लोगों के ऊपर दोबारा आए, कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डाउन पॉइंट था। यार, मैं क्योंकि हम 2 बहनों का अपनी मामा के अलावा कोई भी नहीं है, तो वो उनको अगर हल्का सा ये भी ना कहो, मतलब देखिए आप भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली माँ माँ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, ये मुझे ऐसा ही लगता है। तो वो जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था कि बस पता नहीं, बहुत अजीब सी है वो सिचुएशन। तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ कभी भी मेरी लाइफ के अंदर दोबारा रिपीट हो। अच्छा, या कभी ऐसा कुछ है। ब्रेड रोल एक हम डाल दें फ्राई होने के लिए, और फिर हम ब्रेक की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद कौन लोग अब हमारे साथ नहीं रहे, क्या नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हमारे इस मीडिया इंडस्ट्री में, ये सारी बातचीत आज हम करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं इस डिस्कशन के लिए, लिविंग लेजेंड का लेवल रखते हैं वो। तो आइए हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर हमारी चीज़ें बिल्कुल डन हैं। बिल्कुल, अब बस सैंडविचेस को मैंने बैटर लगाना है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे। वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं, वेजीज रेडी होने के लिए अवन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। वही चीज़ें ना व्यूअर्स तरीके से तरतीब से गप्पे लगाते लगाते सारे काम ज़िंदगी के निकल जाते हैं। अब ये देखिए कि आपसे बात करते करते ही हमने ब्रेड रोल भी फ्राई करने के लिए डाल दिए, और अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, क्योंकि पास्ता भी तैयार है, ब्रेड रोल्स भी फ्राई हो रहे हैं, ये हमारे अमेजिंग से नूडल केक्स या नूडल पैनकेक्स भी रेडी हैं, और सैंडविचेस बस बनने को हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहुत ही ब्रिलियंट इंटरनेशनल सुपरस्टार, तमगा इम्तियाज़ याफ्ता, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी सहेली, और इस साल का आखिरी दिन आपके साथ और अपने प्यारे मोहसिन भाई के साथ गुजार के मेरे ख्याल से मेरे साल का एंड अच्छा हो जाएगा। साल कैसा गुजरा वो एक मुख्तलिफ बात है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल बाय द वे। थैंक यू सो लग रहा है कि जैसे कोई क्रिसमस ईव के बॉल पे जा रही है हमारी लड़की। क्या बात है, शायरी बहुत अच्छी थी, कंपोजिशन बहुत अच्छी, और आवाज़ हर चीज़ मीठी और मीठे सुरों। शायरी ये कंपोजिशन जो है कमाल साहब होते थे हमारे कंपोज़र, बहुत कमाल। उनके साहबजादे हैं शाहिद कमाल, ये उनकी कंपोजिशन है, और डॉक्टर यूनुस का ये लिखा हुआ बहुत क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। एंड देन ऑफ कोर्स सैयद मोहसिन रज़ा गिलानी, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्रिलियंट लिविंग लेजेंड। हम खुश नसीब हैं कि हमारे भाई हैं, बिल्कुल। लेकिन आम आवाम के लिए तो एक सुपरस्टार, ब्रिलियंट एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, एंकर पर्सन, एंड देन ऑफ कोर्स फिलैंथ्रोपिस्ट, अ ब्रिलियंट सोशल वर्कर। इतने काम लोगों के लिए कर जाते हैं इस फील्ड के और फील्ड के बाहर के लोगों को, कि लिटरली ये वो एग्जांपल है कि एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को क्या उस हाथ को भी नहीं पता चलता जिससे कर रहे होते हैं। बेशुमार ड्रामों में आपने काम भी किया, लिखे भी, आपको माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। सर जी, आप दोनों का होना प्रोग्राम पे बहुत बड़ा ऑनर है। दूसरों की तो बात करेंगे जी, लेकिन पहले अपनी बात करें। जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में अनम ने भी शेयर किया कि उनके 2024 के हाइलाइट्स क्या थे और लोज़ क्या थे, कुछ मैंने भी शेयर किया। तो सर आपसे आगाज़ करते हैं बात का, फिर शबनम जी आपसे भी, कि 2024 कैसा गुजरा और उसमें क्या हाई पॉइंट्स आए और क्या लो पॉइंट्स आए। जी सर। 2024 हमें तो उदास उदास सा लगा, और कुछ ऐसा लगा कि शायद इसलिए कि हम ज़रा हसास किस्म के लोग हैं, हमारे अपने बिछड़े बहुत सारे आर्टिस्ट, तो शायद इस वजह से भी, और हम तो इस हवाले से कि कुछ लोगों के लिए बहुत लकी भी था, बहुत अच्छा भी था, और कुछ लोगों के लिए उदासियाँ छोड़ गया, और शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो इस 2024 में उदास सा रहा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2025 हमारे मुल्क के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। आमीन। लेकिन सर जी कोई तो हाई पॉइंट हुआ होगा आपके लिए, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिसमें आपने सोचा होगा कि यार ये अच्छा हो गया। जैसे हमजा इस साल यूनिवर्सिटी गया, मेरे लिए वो एक बड़ा हाई पॉइंट था, सैड भी था। ऑब्वियसली बच्चा जब घर छोड़ के जाता है पढ़ने के लिए, और आपको पता है कि अगले 4 साल तो इसने बाहर ही होना है, आएगा जाएगा जिस तरह भी आया हुआ है, लेकिन फिर इसने परसों चले जाना है। तो वो मेरे लिए एक हाई पॉइंट था कि उस जगह पे उसको पहुंचा दिया जिसका इतना इंतज़ार था, जिस जगह पे था, लेकिन बिटर स्वीट था, मीठी चीज़ भी थी लेकिन तकलीफें भी थी। जाहिर। तो आपका हाई पॉइंट क्या था? बस मैं उसको इस हवाले से, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी के अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं, हमारे जूनियर फ़नकार, हमारे नए बच्चे, जिनको हमने ड्रामे के बारे में बताया, उनको सब चीज़ें बताई, उनकी हर तरह से मदद की। और इस वक्त इंडस्ट्री में कम से कम 40 से 45% वो लोग हैं जिनको मैंने मुतारिफ़ करवाया और वो स्टार हैं माशाल्लाह। अब मैं, जिनमें बाद में सुपर स्टार्स के नाम भी हैं, नॉट जस्ट जूनियर आर्टिस्ट। अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो मीडिया के बच्चे हैं उनको उर्दू में सदाकारी और अदाकारी के हवाले से, ड्रामा लिखने के हवाले से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं बहुत पहले से ये काम कर रहा था, तो मुझे ये खुशी है कि जो बच्चे, और थिएटर के आर्टिस्ट भी, रेडियो के सदाकार भी, टेलीविज़न के अदाकार भी, वो बहुत नामवर लोग हैं। पता नहीं आपको वक्त कैसे मिलता है मोहसिन भाई, अपनी एक्टिंग, अपनी राइटिंग, अपने बाकी कामों से पढ़ाना तो फिर एक टोटली डिफरेंट काम है। जी 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 जी, वो बहुत ज़रूरी था। वैसे तो इनको भी बड़ा शौक है यंग टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराने का अपने ही स्टूडियो के थ्रू, क्योंकि शबनम आपने खुद भी बड़ा टफ टाइम देखा जब अपने गाने बनाने होते थे। इवन एज एस्टैब्लिश स्टार टाइम नहीं देते, टाइम देते हैं तो इतना कम देते हैं कि आप अपने वोकल पे, अपने म्यूज़िक पे इतना काम ही नहीं कर पाते। कुछ जो बड़े नाम हैं वो लिटरली मगरो लाने वाला काम करते हैं। नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। और चलो दोस्ती, अगर शबनम से बड़ी दोस्ती है, बड़े सालों से काम किया, तो चलो आपको अगर 4 घंटे की शिफ्ट देनी तो 4.5 घंटे आपको टाइम दे दिया, लेकिन उससे 1 मिनट ऊपर नहीं, और फिर गाना लेके बैठ ही गए। सो शबनम ने फिर अपना स्टूडियो बनाया और बहुत से यंग टैलेंट को आगे आने का मौका दिया, और ये काफ़ी सालों से सिलसिला चल रहा है। हाँ जी, मैं एक आज इस 24 के हवाले से मैं एक
जो मुझे खुशी की, जो इसमें जो खुशी मिली और गम भी मिला। जो खुशी मिली वो ये मिली कि मैंने बहुत सालों से, मेरी दुआ थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के घर जाऊं, मैं वहाँ जाके रोज़ा रसूल पाक देखूं, अल्लाह खाना काबा जाऊं। तो वो मुझे, जब मैं कनाडा में शोज़ कर रही थी तो वहाँ पे जब अल्लाह ताला बुलाता है ना, तो वो ऐसे ही बुलाता है कि वहीं से मेरा बुलावा आ गया और कनाडा के ही पैकेज पे मैं वहाँ पे गई। ये मेरे लिए एक बहुत, और ये 2024 बहुत बड़ी बात है। बहुत। मुझे इतने लोगों ने कहा है, मैं बड़ी देर से प्लान कर रही हूँ कि जाऊँ करूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है कि नहीं जा पाती। और मैं उस दिन बहुत, मैं कुछ ये इसी 2024 में कहीं पे बैठी हुई थी, कोई साहिब दुआ पर्सनैलिटी, और मैंने कहा क्यों नहीं जा पा रही, क्या मसला है। जैसे मैंने बेटी अल्लाह मियाँ से मांगी तो अल्लाह मियाँ ने हमज़ा को पैदा हुए, हमज़ा 18 साल का हो गया माशाल्लाह, नूर बानो 4 साल की है, 14 साल के बाद अल्लाह मियाँ ने मुझे बेटी दी। बीच में मिसकैरेजेस भी हुए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है, मेरी हर चीज़ डिले में क्यों जाती है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा जुगन, जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम नहीं भी जाना चाहोगी, तुम हर कोशिश कर लोगी ना जाने की, तुम फिर भी पहुंचोगी। पहुंच जाओगे। वो जब बुलावा होता है तो फिर आपको पता भी नहीं होता कि कैसे आप चले जाते हैं, आपकी सोच नहीं होती वहाँ। और यही तो बात है, यही तो फेथ है, यही तो ईमान है। आपने कॉन्फिडेंस रखना है, आपने फेथ रखना है। आपके रब ने जब आपको बुलाना है, एंड में भी और ज़िंदगी में भी, वो तो है ही, वो तो है ही। 2024 में इसमें जो लॉस हुआ ना, बहुत बड़ा मेरे लिए भी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो म्यूज़िक से प्यार करने वाले हैं। मेरे फादर इन लॉ उस्ताद ताफू खान साहब, उनकी डेथ वो बहुत तकलीफ़ दे, क्योंकि अम्मी अब्बू नहीं थे मेरे, और अब उनकी शक्ल में अब्बू जी को भी देखती थी और उनसे मोहब्बत भी बहुत मिली। और थे और इतने नहीं कहने का दिल चाहता है, इतने प्यारे इंसान कि जाने के बाद भी जो कहीं पे शबनम जी उनका नाम बंदा ले, कोई ताफुस साहब का पहले तो इतनी अफसुर्दगी, और फिर उसके फौरन बाद कहते हैं कितने प्यारे इंसान थे, कितने अच्छे और हर बंदे के काम आने वाले। खुद भी जब टफ टाइम से गुजरे तो कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ा, किसी की सपोर्ट नहीं छोड़ी। ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये म्यूज़िक के अलावा भी जो नए लोग भी गए हैं, जो नए आर्टिस्ट भी गए हैं, तो उन्होंने उनकी रहनुमाई भी की है। बड़े दिल वाले आदमी थे बहुत। वो होता है ना कि जैसे कोई एक बड़ा नाम बन जाता है तो वो फिर नए लोगों को उस तरह से करीब नहीं करता, लेकिन वो पाकिस्तान का ऐसा नाम था कि उन्होंने नए लोगों को भी अपने करीब किया और उनको फ़न सिखाया, उनकी चीज़ें बताई। जैसे ये कह रही हैं, वो तो पुराने लोगों में से एक थे। मैं इसका ये मतलब नहीं कि उम्र में ज़्यादा थे, बट जो एक पुराने लोगों की सोच, जैसे कि आपकी मोहसिन भाई, आप आज के बंदे हैं लेकिन आपकी सोच वही वाली है, शबनम की भी वही वाली सोच है कि यार हमें लोगों ने सिखाया, हाथ पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, अब वो वाला फ़र्ज़ हमारे ऊपर आ गया, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ गई है, अब हमने अगलों का ख्याल रखना है। आजकल तो कोई आर्टिस्ट मुड़ के नहीं दूसरे को पूछता। देखिए, मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि जब मैं आया तो आबिद अली साहब वो थे, मोहम्मद कबीर खान साहब थे, तो ऐसी हस्तियों ने जब हमारा हाथ पकड़ा, हमें बताया, समझाया, तो हमें अच्छे लोग मिले। तो आगे हमने भी वही अच्छाई आगे नए बच्चों में बांटनी है, वही मोहब्बतें बांटनी है, ताकि वो लोग भी आए तो उनके लिए रास्ता आसानी से हो। ये बहुत अच्छी शाहजी ने बिल्कुल सही बात की है, मैं इससे 100% एग्री हूँ। जब मैं आई थी स्टार्ट में, तो मुझे पता है कि वो फीलिंग क्या होती है नए बंदे की, और उसकी ख्वाहिशें क्या होती हैं। छोटी सी बच्ची, नो आइडिया बिल्कुल कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, एक शौक, एक पैशन, लेकिन खौफ। और अगर आगे से देहो मिल जाए तो अगले का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन देखिए जुगन, मुझे कौन से लोग मिले थे मैं आपको बताती हूँ। उस्ताद नज़र हुसैन साहब जैसे लोग, तालिब हुसैन जाफरी, बालिग खान जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और उनकी तो बाकायदा मैं घंटा बन शागिर्द भी हुई और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और फिर ये हुआ कि जिस तरह से मुझे वो खुशियाँ मिली, तो मेरा दिल चाहता है कि जो आने वाला है उसके अंदर भी वही ख्वाहिशें होंगी जो मैं सोचती थी और वही फीलिंग्स होंगी। तो अब इनको आगे, और मैं आप यकीन कीजिए, मुझे उनको आगे ला के, उनके टैलेंट को आगे ला के खुशी होती है, दिली खुशी होती है। जैसे मैंने कोई पता नहीं, मुझे कुछ बहुत इस खुशी में एक बात और भी है, मैं शबनम साहिबा की बात बढ़ा दूँ, हमें ये तवक्को नहीं है और ना ये उम्मीद रखते हैं कि वो कहीं भी जाए बैठ के हमारा नाम लें, हमारी तारीफ़ें करें, ऐसा नहीं है।
बस हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, ये सबसे भाई बड़ी। तहफ़्फ़ुज़ साहब टेक्निकली तो दुनिया से रुखसत हो गए ना, उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन वो तो दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनकी तो बात कर रहे हैं, उनके कहे बगैर, उनकी डिमांड के बगैर, नाम उनकी भी जिंदा ख्वाहिश है, के वो भी बगैर। जिंदा। एक काम जब जिंदा है तो फनकार कब देखिए, अगर उन्होंने तबला बजाया तो कमाल, और अगर उन्होंने कंपोजिशन में आए तो अच्छा। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो वर्सटाइल कंपोज़र थे, जो जहाँ तक मैंने देखा। मैंने बहुत सारे, मैं कोई ऐसा कंपोज़र नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, माशाल्लाह। ना कोई फिल्म इंडस्ट्री का, ना कोई पाकिस्तान टेलीविज़न का, ना रेडियो का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं 9 साल की, 7 साल की तो मैं आई थी, 9 साल की, 10 साल की जब हुई तो मैंने फिर बड़े बड़े शोज़ प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, रेडियो, फिल्म का। 13 साल की उम्र में मैंने पहला फिल्म का गाना किया, जो डर गया वो मर गया, रॉबिन घोष साहब की मौसीकी में। तो मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट जो है ना, एक तो वो सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, और अगर जितना वो ऊपर जाता है, बड़े लोगों के साथ काम करता है, उसको अचीवमेंट ज़िंदगी में मिलती है, उसको ज़्यादा और झुकना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे आर्टिस्ट के नाम आप कह रहे हैं शायद किसी का लेना, यहाँ तो वो अगले तो आपके सीनियर को सलाम करना भी गवारा नहीं करते कि आप हमें सलाम करें, क्योंकि मुझे हम तो बहुत सबसे अच्छा ज़्यादा गाते हैं। अफसोस गिलानी साहब इस साल में, जो मैं बात एक्चुअली करी थी, आई एम ग्लैड कि आपने उसको थोड़ी सी निशानदेही की। आपको पता है, शुरू में जब मैं बात करती, मैंने कहा एक चीज़ का मुझे इस साल बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे अपने ही कॉलीग्स बैठ के हमारी तनकीद कर रहे थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। देखें, कोई क्रिटिक करे, कोई हमारी आवाम करे, हमारे फैंस करे, बनता है। लेकिन शबनम के बारे में, या आपका नाम नहीं मैं लेती, बिला वजह किसी का नाम लूंगी, लोग है भी मिक्स कर दें। शबनम जी के बारे में बैठ के नहीं, आप क्योंकि कंपेटिटर नहीं है ना उनके डायरेक्ट, कोई और सिंगर जो आपके लेवल या आपके करीब के कैलिबर की हो, वो बैठ के कहे, उन्हें तो काम ही नहीं आंदा, उसको किसने रख लिया। देखें, आप जजमेंट बैठ के पास करवा रहे हैं हमारी अपनी बरादरी के लोगों से। नो डाउट बंदा ये कह सकता है कि यार शो था, कह दिया, डजंट मैटर। आवाम को तो नहीं पता। अगर हम लोग एज अ इंडस्ट्री साथ नहीं खड़े, बिल्कुल। अगर मोहसिन गिलानी के बारे में कोई फजूल बात करता है, क्या मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए स्टैंड लूं, या मेरा फर्ज बनता है कि 10 लोगों में बैठ के कहूं हाँ तो अच्छा हुआ ना, बहुत बोलता है इतना, जो है बिल्कुल सही है। स्टैंड लेंगे क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, वो तो जेन्युइन आर्टिस्ट है। सो बट इट्स अ प्रॉब्लम ना शबनम जी। पहले ये होता था, पुराने वक्तों में फिल्म के लोग जो है ना, वो आपस में एक दूसरे के बारे में फजूल खबरें छपवाते थे अखबारों में। सहाफ़ी भी अक्लमंद हो गए, उन्होंने कहा हमने नहीं करना इस तरह का कोई फजूल काम। तो अब खुद आर्टिस्ट बैठ के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे या अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के चीथड़े उड़ा रहे होते हैं अपने ही बिरादरी के लोगों के। अगर हम अपनी, आजकल जो पॉडकास्ट पे हो रहा होता है और दूसरी जगह पे हो रहा होता है, हम सॉरी मोहसिन भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मेरे लिए सब बड़े रिस्पेक्टेबल हैं जी बिल्कुल। उन लोगों के बारे में भी बात नहीं करूंगी जिन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे बारे में बुरी बातें कही, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जान अपने रब को देनी है और जवाब अपने भाई बहनों, अपनी फैमिली को देना है, अम्मा अब्बा को, अपनों को, जिनमें आप भी शामिल है, जिसमें शबनम भी शामिल है। शबनम मेरे बारे में कुछ कहे, मेरे दिल को चुभेगा। को बाहर वाला कहता है, बाहर वाले से मुराद मेरा काम का बंदा कहता है, आपने तो वैसे ही मेरे बारे में नेगेटिव बात करके मुझे डिसोन कर दिया। और मोहसिन भाई, ऐसे लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, ना आपको छोड़ा, ना शबनम को छोड़ा, इवन शेफ अनम जैसी बच्ची को नहीं छोड़ा, जिनका काम फूड एंड उससे रिलेटेड होस्टिंग है। सो द पॉइंट इज, ये जो एक नेगेटिव ट्रेन शुरू हो गई है। एक ज़माने में एक शो होता था माचिस, उसमें बैठ के फैमिलीज के झगड़े कराए जाते थे। ज़ीक्यू इतना उससे तंग हो गई, उन्होंने खुद रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊंगी, मैंने ये काम नहीं करना, मैं लोगों की लड़ाइयाँ नहीं करवा सकती। तो हम अब उस लेवल पे गिर गए हैं कि हम आपस में बैठ के एक दूसरे के पेट नंगे कर रहे हैं। हमें तो एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए। ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, देखिए किसी के ऐप पे पर्दा डालो, मैं तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालूं। एक एनजीओ थी, तो मैं वहाँ पे बतौर स्पीकर गया हुआ था बातचीत करने। तो मुझसे उन्होंने ये सवाल किया कि जी हुकूमत जो है ना, वो इस तरह से जो फनकार कोई भी बनाते हैं, काम करते हैं, कोई एनजीओ बनाते हैं, तो हुकूमत काम नहीं करती या हुकूमत साथ नहीं देती। मैंने एक बात की छोटी सी, मैंने कहा जिस जगह कोई 10 फनकार अगर उठते हैं, अच्छे काम के लिए उठते हैं, तो 90 फनकार पीछे हो जाते हैं और उनके खिलाफ बोल रहे होते हैं। जिस दिन 90 फनकार जुड़कर एक साथ खड़े होके, वो किसी भी शोबे में हो, अगर वो खड़े होके कोई काम करेंगे और 10 फनकार पीछे जो मर्जी करते रहें, तो लोग भी सुनेंगे, हुकूमत भी सुनेगी, सब सुनेंगे। जब हम ही इस तरह से करते रहेंगे तो फिर तभी। ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया और इसी से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बल्कि ब्रेक से जब वापस आएंगे शबनम जी, तहफ़्फ़ुज़ साहब की बात की है,
तो उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अगर हम ब्रेक से वापस आएँ, और फिर ऑफ कोर्स और भी ऐसे लोग हैं जो हमसे जुदा हुए हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे लोग, खालिद भट्ट साहब, आबिद कश्मीरी, सरदार कमाल साहब, तलत हुसैन साहब, मज़हर अली साहब, ताफू साहब की हमने बात ऑलरेडी मैंने की, सबके साथ काम किया सबके है। साथ आपने काम लाजवाब किया। एंड वापसी सिद्धवा साहिबा भी, जो एक बेहतरीन, अभी कुछ दिन पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हुई, इंटरनेशनल लेवल की फेम रखने वाली नॉवलिस्ट, इन सब पे बात भी करेंगे। अगर आपने भी कुछ कहना है, प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। 042-992-00648 पे आप कॉल कर सकते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लेते हैं हम, लेकिन हम अपनी पिछली गलतियों से या उन चीज़ों से सीखने का से इनकार ही कर देते हैं। हर साल नई गलतियों के साथ हम बरामद होते हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि हर साल एक नई और इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ, गाड़ी तक, मोटर बाइक तक जब नया मॉडल आता है तो न्यू एंड इम्प्रूव्ड आता है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो अपने आप को खुद बदल सकते हैं, राइट सर? बदलना चाहिए 100%। और बहुत अच्छी बात हमें तो एतराफ़ करना चाहिए कि जहाँ जहाँ कोई गलती हुई है वो दोबारा ना हो। बिल्कुल। तो सर, जहाँ पे ताफू साहब की हमने बात की, उस्ताद ताफू खान की, जी वहाँ पे खालिद भट्ट साहब को हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, एक बेहतरीन एक्टर और बहुत ही प्यारे मीठे बहुत ही इंसान। प्यारे इंसान थे वो। उनका एक असूल था, वो असूल परस्त आदमी थे, और उनका ताल्लुक़ मुल्तान शरीफ से था। ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे। जब वो आए लाहौर तो उनको शौक़ था फिल्म में हीरो बनने का, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और सारा टाइम उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बने, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर से जुड़े, तो क्या लाजवाब काम किया उन्होंने। हर किरदार बहुत अच्छा किया, थिएटर में भी बहुत आला काम किया उन्होंने। और जो एक ड्रामा था खई, उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, वो उनका आखिरी ड्रामा था। और उनकी एक बात है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट कर लिए ना, वो किसी भी तकलीफ़ में है, किसी भी तकलीफ़ में, उन्होंने खई के जो 2 स्पेल किए, डॉक्टर ने मना किया था कि आप सफ़र नहीं कर सकते, और वो गए सफ़र में, उस तकलीफ़ में सफ़र भैया, करके मुझे पहुंचे। जब पता चला कि उन्होंने किस कंडीशन में वहाँ पे शूट किया, वहाँ पे कुछ और जी, लोग भी जी। ऐसे थे जिन्होंने शेयर किया, क्योंकि मेरी खालिद भट्ट साहब से काम से ज़्यादा मेरी उनके साथ इंटरव्यूज़ और उस तरह का इंटरेक्शन रहा। मुझे तो इतने मीठे, जैसे आप मीठे नहीं हैं, आप हमारे मीठे भाई हैं। वो उसूल के बड़े पक्के होंगे काम की कैपेसिटी में, लेकिन एज अ गेस्ट जब भी आए, मीठे, प्यारे, पेशेंस वाले। अब शबनम जी की भी सबसे मुझे प्यारी बात जो लगती है, इतनी बड़ी स्टार है, सिंगर्स आपको पता है 1 मिनट नहीं वेट करती, ना लड़के करते हैं ना लड़कियां करती है, सीधी बात है। सिंगर्स में बिल्कुल पेशेंस नहीं होती। मुझे याद है एक दफ़ा हमारा एक शो जो है उसकी रिकॉर्डिंग होनी थी, कोई 1.5-2 घंटा डिले पे चला गया। हर आर्टिस्ट ने तंग किया, इस लड़की ने चूनी की, जबकि टेक्निकली काम में मैं जूनियर हूँ, एज ग्रुप हमारा एक ही होगा, लेकिन मैं बाद में आई काम में। ये तो 7-8 साल से काम कर रही है मेरी दोस्त। अब बात ये है कि ऐसे लोग आपको याद रहते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन। सही। काम के मामले में तो चलो काम लोग बड़ा बड़ा अच्छा करते हैं, इंसान अच्छे नहीं होते, लेकिन खालिद भट्ट साहब बड़े प्यारे आदमी हम समसहटा में और प्रोफेशनल। खुदा और मोहब्बत ड्रामा कर रहे थे, तो समसहटा वहाँ पे ये आए तो मुझे कहते हैं, मोहसिन मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, ए दवाइयाँ। मैं बाकायदा उनके साथ पहली बार ज़रा थोड़ा सा तल्ख होकर पहली बार कहा कि आपको पहले बताना चाहिए था। तो कहते यार एक अच्छा कैरेक्टर है, मैं करना चाह रहा था तो इसलिए मैंने बताया, नहीं तो ये चीज़ें। बाद में मुझे पता लगा कि वो मुझे कहने लगे कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैंने पट्टी तब। अरे पट्टी किस बात की? हरीने का ऑपरेशन हुआ था और वो उस बिगड़ गया था। हाँ, वो सारा इस तरह करके, और यहाँ तक कह रहे मेरे क्लोज ले लो, मेरी परफॉर्मेंस कर। यार इतना मैंने तो अपनी इस पूरी फील्ड में इतना मेहनत करने वाला अपने काम और से इश्क सच्चा है। खरा आदमी, ईमानदार आदमी। मैडम जी भी तो ऐसी थी, मैडम जी भी ऐसी थी, मैडम नूरजहां साहिबा। आप भी इसी तरह की, मतलब बीमारी में, सुख में, जी, जी। दुख में, मैडम द शो हैड टू गो ऑन। खैर अभी इस साल बड़े की अगर लोग बात हैं ना करें, जी, बड़े लोग। आबिद कश्मीरी साहब भाई, हिलेरियस, फनी पर्सन एंड वेरी सेंसिबल पर्सन, कॉमेडियन अपनी जगह, एक्टर अपनी जगह। वो इंतहाई, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मासूम आदमी थे, जैसे शक्ल से लगते थे, अंदर से भी मासूम आदमी थे। उनको किसी ने कह दिया ना कि वो उत्थे लास हो गया ते फिर इनू इस तरह कर लेने ते चलो
कहने लगे चलो ठीक है फिर से ही कर लाएंगे। हमारे साथ हमने इकट्ठे काफ़ी काम किया, लाहौर में भी किया, मुल्तान चलाकियां में। नहीं थी आप में कोई, हैं? चलाकियां नहीं थी आप में कोई। वो बिल्कुल सीधे आदमी थे और हर बात सीधी सीधी कह देनी, और वो बात बात पे कहते किसको कह रहे हो वो ऐसे एक्शन बनाते थे। देखिए मैं एक बात और भी आज लोगों को बता दूं, ये जो कंटिन्यूटी हिट होती थी ना, जैसे गयूर अख्तर साहब अल्लाह दर्जात बुलंद करे वो करते थे, या हमारे कोई भी आर्टिस्ट करते थे टेलीविज़न पे, उनका एक जुमला हिट हो जाता था। अगर हम शुरू में जाएं तो फिल्म इंडस्ट्री में मज़हर शाह साहब होते थे, विलन का कैरेक्टर करते थे, और वो वाहिद विलन थे जो हीरो से ज़्यादा मकबूल थे। वो हर जुमला, हर फिल्म में एक जुमला, ओ मैं अड्डी मारा ते धरती ला दियांगा, और मैं संगी ते नौ धर के मार देंगे, लेकिन एंड में मार खानी थी, लेकिन उनका जुमला हिट होता था, पूरी फिल्म को लेके जाता था। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे हमारे टीवी के फनकार हैं जिन्होंने लाजवाब काम किया। आबिद कश्मीरी साहब को सलाम पेश कर। सरदार कमाल, एक्टर, अगेन अनदर कॉमेडियन। सरदार कमाल साहब का मैं एक अच्छा सा वाक़या बताता हूँ कि इत्तेफाक से एक ड्रामा जिसमें आबिद खान साहब मिस हो गए, कि उन्होंने बाहर जाना था गुलाम अब्बास साहब के साथ दुबई में। तो एक लड़का जो स्ट्रगल कर था, मुसलसल स्ट्रगल कर रहा था, तो ड्रामा होना था मुल्तान में, तो उसमें उन्होंने फैसलाबाद के उस लड़के को काम का कहा कि तुम्हें चांस दे रहे हैं कि आबिद खान का ये रोल है, ये तुमने करना है। एक रंगबाज का कैरेक्टर था वो। मुल्तान की स्टेज पे उसने परफॉर्मेंस की, उसको इतनी पजीराई मिली, इतने लोगों ने दाद दी कि यार नया बच्चा है, क्या बड़े आर्टिस्टों के बीच में खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा है। तो वो सरदार कमाल था। तो मैंने उस सरदार कमाल को सरदार कमाल बनते देखा, और मैंने फिर जाके उससे मुलाकात की और मैंने कहा यार कमाल कर दिया। और वो पीर परस्त ऐसे लोग हैं जो तब से लेकर आखिरी दम तक वो एहतराम में रहे, और उसने स्टेज के लोगों को बताया कि किसी सीनियर का अदब कैसे करता है। वो सरदार कमाल था। और अफजाल अहमद साहब ने उसको अपना बेटा बनाया हुआ था। और एक बात मैं कह दूं कि किसी आर्टिस्ट को, जो वो टेलीविजन का है, वो फिल्म का है, वो थिएटर का है, किसी आर्टिस्ट को इतनी कवरेज नहीं मिली आखिरी लम्हे इंतकाल के बाद जितनी सरदार कमाल को मिली। तलत हुसैन साहब, एक्टर, रेडियो होस्ट। अली तलत हुसैन साहब, हाय 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 हाय, तलत हुसैन की साहब, आवाज़ ही मुझे बहुत हमने काम किया। पसंद थी। अफजाल अहमद साहब का यहाँ मैं एक जुमला बता दूं। अफजाल अहमद साहब कहते थे कि जब मैं रेडियो कराची गया ना, तो अनाउंसमेंट के हवाले से, तो मेरे लहजे को, अनाउंसमेंट का लहजे को, क्योंकि मैं बोलता था ड्रामा डायलॉग, तो तलत हुसैन साहब ने बताया कि अनाउंसमेंट कैसे की जाती है जिसका ताल्लुक ड्रामा सदाकारी वाला नहीं है। तो वो तलत हुसैन साहब थे। मैं अगर गुजारिश करना चाहूँगा एक जुमला, कि हमें नेगेटिव कैरेक्टर में दोनों को ले लिया गया, जो नेगेटिव कैरेक्टर था। तो मुझे कहते हैं गिलानी, क्या हम मतलब नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं दोनों, तो क्या हमें लोग कबूल करेंगे? मैंने कहा वो जो डायरेक्टर और राइटर सोच रहे हैं ना कि जो शक्ल से मासूम और शरीफ आदमी लगे, वही अंदर से कितने नेगेटिव असल होते में हैं, तो यही होता है। तो वो कामयाब हो रहे हैं। वो इस तरह से उन्होंने आपको और मुझे चुना है। तो हम इकट्ठे ड्रामा किया, वो पीटीवी से ही चला, मेरा नाम जेन में नहीं आ रहा। उनका एक जुमला बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि यार एक चीज़ ने मुझे बताया कि मेरा जो सफ़र है वो अब ख़त्म हो गया है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने कहा तलत भाई क्या हुआ? कहने लगे कि मैं एक सेट पे गया तो मुझे बताया गया ये जो नौजवान सामने सोफे पे बैठा है, इसने आपके बेटे का रोल करना है और ड्रामे में लीड एक्टर यही है। तो उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कहते हैं कि मुझे झटका तो लगा, लेकिन मैं 4 कदम चल के उसके पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, अस्सलाम वालेकुम, तो उठा वो। तो मैंने कहा मेरा नाम तलत हुसैन है, मैं इस ड्रामे में आपके वालिद का किरदार कर रहा हूँ, मैं रेडियो टीवी की मेरी खिदमात हैं, कुछ इस तरह थे। उसने कहा सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था, हाथ मिलाया, फिर बैठ गया। कहते उस दिन से मेरे दिल में ये चल रहा था कि शायद हमारा वक्त ख़त्म हो गया है अब इन बच्चों का। अच्छा व्यूअर्स, ये पहले आर्टिस्ट नहीं थे जिन्होंने ये गिला किया। पिछले कुछ अरसे में बहुत सी फीमेल और मेल आर्टिस्ट ने ये बात कही कि अब हमारा, या तो उन्होंने काम छोड़ ही दिया, हाँ जी, या फिर उन्होंने ये बात कही कि भाई आजकल की जनरेशन को बिल्कुल तमीज़ नहीं है। और मैं इसके साथ बिल्कुल अग्री करूँगी। मैं भी जब फील्ड में नई नई आई थी तो मुझे याद है कि मैं कंफ्यूज थी कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनसे कैसे मिला जाए, जाऊँ सलाम करूँ ना करूँ। फिर मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि अगर आप मेन लीड में हैं तो बेसिकली आपकी चॉइस है कि आप सबके साथ मिलनसार होके एज अ फैमिली चले, या आप आकड़ में आकर कहीं भी मैं किसी को नहीं जानती, सीन के लिए आना है सेट पे, उसके बाद चले जाना है। मुझे तमीज़ सिखाई एक्चुअली कवि खान साहब बाबा ने,
अल्लाह अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस आमीन। मुल्क, इस दुनिया में तो उनके दर्जात बहुत बुलंद थे, लेकिन जी, जी। इस दुनिया के बाद भी अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। व्हाट अ मैन। एंड ख़याम सरहदी साहब, वो उन्होंने मुझे, इन दो लोगों ने मुझे सिखाया कि यार प्यार से मिलना है, रिस्पेक्ट से मिलना है, खड़े होके मिलना है, ये करना। बेसिक तहजीब तो आती थी, यही। लेकिन मीडिया की नहीं आती मीडिया थी। की तहरीर। कोई तो होता है समझाने वाला। बिल्कुल। अब उस लड़के ने क्यों ये इस तरीके से बिहेव किया, क्या किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपने एक इतने सीनियर आर्टिस्ट को ये महसूस कराया कि हुन टाइम पूरा हो गया, हाँ, और वो टाइम पूरा होना हमें हमारा रब बताएगा, कोई इंसान नहीं। खैर, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाते जाते पेप्सी सिद्धवा साहिबा की ज़रूर बात करना चाहूँगी। नॉवलिस्ट एंड फिल्म मेकर, वो भी इस साल कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से रुखसत हुई। हमने अपने शो में भी उनकी बात की थी। सितारा इम्तियाज़ याफ्ता, आप पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी थी, द क्रो ईटर्स और बहुत से ब्रिलियंट नॉवेल्स आपने हमारे लिखे। पाकिस्तान का फ़ख्र थी। हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र थी। तो पेप्सी साहिबा को भी आज याद करते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जी। तो किन आर्टिस्ट ने बड़ा ब्रिलियंट परफॉर्म किया और किन सिंगर्स में शबनम जी आपने पोटेंशियल देखा लास्ट ईयर, ये हम डिस्कस करेंगे। वह लास्ट ईयर क्या, इसी साल के पिछले जाते जाते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में नज़र डालते हैं ऑफ द लास्ट डिशेस मेड ऑन मॉर्निंग एट होम बिल्कुल। ऑफ 2024। जी बिल्कुल, आज का जो हमारा इंटायर मेन्यू है वो जैसे कि आपने पहले ही बोला था कि 1.5 आवर में रेडी करना है, तो बल्कि मैं तो 15 मिनट पहले से ही रेडी करके बैठी हुई हूँ। तो ब्रेड पफ्स, नूडल केक, पास्ता, सैंडविचेस, वेजीज सर्व विद केचप। अच्छा, एक बात ज़रूर कहूँगी, ब्रेड रोल अभी मैंने नहीं ट्राई किए, बट आई ट्राइड द जो हमारे पैनकेक्स हैं, जो हमारे नूडल केक्स हैं, एंड आई ट्राइड द पास्ता। यस, जस्ट बिकॉज मुझे क्यूरियोसिटी थी कि इतनी, जब बहुत सी चीज़ें एक साथ बनाते हैं तो बजायका भी हो जाती हैं। बट दे वर बोथ वेरी वेरी नाइस। सैंडविचेस लुक गुड, आई मीन इट ऑल लुक्स ग्रेट। Thank एंड you बात ये कि अगर शाम को गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, अक्सर लोग बारबेक्यू बॉनफायर टाइप लगा बिल्कुल देते हैं, तो स्नैकी थिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप बना के रख सकते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच यू वेलकम। एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। यू टू। सो यहाँ पे अब मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जहाँ पे लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ब्रिलियंट और बहुत अमेजिंग काम भी किया, राइट? सो कुछ उनके ऊपर भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे एज अ सीनियर। 100% ज़रूरी ये तो बात लाजमी करनी कौन चाहिए। से आर्टिस्ट ने आपको इम्प्रेस किया? देखें, अगर आप सीनियर आर्टिस्ट की बात करते हैं तो आबिद अली साहब हैं, शबीर जान साहब हैं, महमूद अली हैं, और हमारे महमूद असलम साहब हैं, नुमान एजाज साहब हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनके पास एक जादू है, जिन्होंने स्क्रीन पे आए और जादू किया। और नए बच्चों में जो है वो आप देखें, वहाज इज डूइंग ब्रिलियंटली। लास्ट ईयर के एंड में भी मैंने यही बात की, हमारे साथ जैजी थे, तो उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी यही बात कही कि भाई वहाज ने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा काम किया। वो अब ईयर टू ईयर स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहा है। और बिलाल अब्बास, क्योंकि ये कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस है ना आपकी टेलीविज़न की, वो जो आँखों से आपकी परफॉर्मेंस का जाहिर होना, आर्टिस्ट अपनी आँखों का जो इस्तेमाल करता है, उनमें मास्टर तो आपको पता है नुमान एजाज है ही है, तो बाकी सारे इस तरीके। बट नोमी भाई ने भी हमेशा इंटेलिजेंटली खेला अपने करियर को। खेला से मुराद ये कि साल के 10 प्रोजेक्ट नहीं करते नोमी भाई। हाँ बिल्कुल सही। नोमी भाई 3-4 बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ। पहले ऑब्वियसली क्योंकि इंडस्ट्री के हालात मुख्तलिफ थे, हम लोग ज़्यादा काम करते थे और माइलेज भी उसी हिसाब से मिलती थी, लेकिन अब आप कम काम करके एक अच्छा अमाउंट चार्ज करके 2 या 3 अच्छे प्रोजेक्ट साल के कर लें। हानिया आमिर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यंग आर्टिस्ट में, बहुत अच्छा। दुरेफिशा, मतलब जिससे कहते हैं ना कि भूखे नहीं है काम के लिए। हाँ, काम के उनके पास अगर 10 आती हैं स्क्रिप्टें तो उनमें से चूज करके 2 या 3 या 1 या 2 को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फाद मुस्तफ़ा के साथ जो हानिया ने प्रोजेक्ट किया, फाद मुस्तफ़ा की बात करें तो वो भी कम ड्रामे में काम किया, बल्कि बहुत अरसे के बाद उन्होंने ड्रामे में काम। उसका होस्टिंग का करियर बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने भी यही बात, मुझे जब लोगों ने कहा ना एक्टिंग क्यों नहीं करती, तो मुझसे मैंने यही कहा, मैंने कहा जब मेरी होस्टिंग अच्छी जा रही है विदाउट गेटिंग खज्जल ख्वार वट एवर, तो वाई, बट द फैक्ट इज दैट एक्टर है,
एक्टर तो उसकी रूह मर जाती है अगर वो एक्टिंग नहीं करता तो। वो कभी ना कभी उसको करने पड़ते और फहद भी एक्टर हैं, जी। होस्ट वो बहुत अच्छा है लेकिन वो बेसिकली एक्टर है। Basically. अब जैसे कि हमारी ये जो सहेली बैठी हुई है शबनम, Singer. शी इज अ सिंगर एंड शी इज अ वेरी गुड म्यूजिक कंपोजर एंड अ म्यूजिक डायरेक्टर। यार कुछ अपनी भी कॉम्पोजिशन सुना दे यार। जी ज़रूर, क्यों नहीं। एक्टिंग के हवाले से शाजी से बहुत कुछ मैं सीखने को मिलेगा। अभी एक मैं टेली फिल्म करने जा रही हूँ जिसमें एक्टिंग कर रही हूँ। उसमें What? म्यूजिक पे नहीं, अब अदाकारी करेंगी। म्यूजिक पे बेस्ड है वो, और उसमें रागनी का किरदार है और उसमें क्लासिकी मौसीकी की राग रागनियों की खूबसूरत शक्लें उसमें पेश करेंगे और बहुत सारे जो नए आने वाले हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। वो इस तरह की टेलीफिल्म। वाओ। मैंने जिस एक फीलिंग से आप गाते हैं, वो एक्सप्रेशन होता है, वही सारी चीजें तो आपने बतानी और वही आर्टिस्ट कर रहा होता है। 2025 का एक टीजर भी आ गया हाँ हमारे जी, पास। हाँ जी, हाँ जी। 2025। कंपोजिशन के हवाले से मैं आपसे जी, इजाज़त जी, चाहूँगी। मैंने इसको बनाया है एक OST किसी भी प्ले के लिए। अभी मैं बना के रख रही हूँ कुछ चीज़ें। कुछ मैंने फ़िल्म का गाना भी अभी कंपोज़ किया जो आफ्ताब इकबाल साहब की फ़िल्म के लिए मैं दे चुकी हूँ उनको। वो भी मैंने लिखा भी खुद है और उसको कंपोज़ भी मैंने खुद किया है। अभी यहाँ मैं जो सुनाने जा रही हूँ आपको, ये एक 2 लाइन्स की एक माइक की जरूरत पड़ेगी। खुशी क्यों रूठी, क्यों दिल टूटा, बहता है क्यों मेरी आँखों से पानी, किसकी नजर लागी, दिल यही सोचे अब रह गई अधूरी क्यों मेरी कहानी, अधूरी कहानी, अधूरी कहानी। भाई क्या बात, क्या बात। ब्यूटीफुल। थैंक यू, क्या बात। थैंक यू सो मच। पूरे कंपोजर हो। हेलो। आधा कंपोजर भी होता है बट अल्लाह का शुक्र है बस वालिद साहब क्योंकि कंपोजर थे तो ये उनकी तरफ से इनायत हुई एंड है। देन दूसरे वालिद साहब भी। हाँ जी बिल्कुल। और दोनों ये वाले बस ये मतलब बड़ों दोनों- की क्या बात। बड़े दोनों बड़ों fathers। के पैरों की खैरात ही होता है सब कुछ। और मैं समझती हूँ कि दुआओं में बहुत असर और होता है। दूसरी बात मैं कहूँ, बाअदब है तो सब कुछ मिल जाता। बिल्कुल। अच्छा मोहसिन भाई अपना भी बता दें 2025 में हम आपका क्या एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट। अच्छे से ड्रामे, अच्छी कहानियाँ, और उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लिए भी 2025 बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। हम बचपन में सुना करते थे कि एक बैल है जो अपने एक सींग पे ज़मीन को उठा के रखता है और जब वो थक जाता है तो दूसरे सींग पे ज़मीन को लेकर आता है, तो तब जलजला आता है, समंदर में तूफ़ान आ जाता है, मौसम बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम फिर से बच्चे हो गए हैं और इस बात पे यकीन है मेरा कि कोई बैल ही है जो सर पे अपने सींग पे दुनिया उठाए हुए है, अब वो दूसरे सींग पे लाएगा 2025 में और तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स यहाँ पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक 2025 खुशियों वाला, सेहत वाला, आमीन, सुम्मा आमीन। पॉजिटिव, हमारी मुल्क के लिए पॉजिटिविटी लेके आए, हम सब की पर्सनल लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे, आमीन। और हम सबको इतना जोगा बनाए कि हम अपने लिए तो आसानियाँ पैदा करें लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया के लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए हम सुकून का, पॉजिटिविटी का और आसानी का बायस बने। इस दुआ के साथ आज के शो को कंक्लूड करेंगे।